हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। पॉलिटी के सीरीज में आज का हमारा सेशन है संघ लोक सेवा आयोग। आज के सेशन में हम लोग 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे जो कि छोटा छोटा टॉपिक है, और ये सारे टॉपिक आप लोगों को बिहार शिक्षक एग्जाम भर्ती परीक्षा जो है इसमें उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो किसी न किसी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो आंसर हो जाएगा बी। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। 22 नवंबर 2014 से दीपक गुप्ता संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष की आयु तक। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। 65 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इसमें पहले हो अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, गृह मंत्री द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 11 सदस्य, 10 सदस्य और 5 सदस्य। तो आंसर हो जाएगा बी, 11 सदस्य होता है, 10 और एक अध्यक्ष, कुल मिलाकर के 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें जो है वह संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद करती है। सॉरी, यहाँ पे सी होगा, आंसर हो जाएगा सी। संघ लोक सेवा आयोग नहीं, संसद करती है। संसद ने इस शक्ति के आधार पर अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 बनाया था। तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है संविधान में एक संशोधन द्वारा, एक कार्यकारी आदेश द्वारा, एक संविधि द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लिखित है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा, याद रखिएगा 2/3,
2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ लोक सेवकों और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया है। उनको ठीक ठीक जोड़े। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी, आयकर सेवा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है वह राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है। ए का हो जाएगा 2, ए का 2 में है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जो है वह केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू राजस्थान में है। तो बी का हो जाएगा 1। भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी, तो यह है आपको स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। तो सी का हो जाएगा 4। और डी है आयकर सेवा। आयकर सेवा है प्रशिक्षण स्कूल नागपुर। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की अनुशंसा सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी। एपलबी प्रतिवेदन, गोरवाला प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन और कोठारी प्रतिवेदन। तो आंसर हो जाएगा डी, कोठारी प्रतिवेदन। लोक सेवाओं में भर्ती की नीति एवं चयन प्रक्रिया की पद्धति पर विचार करने हेतु तथा सुझाव देने हेतु डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा, संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी, संविधान। संघ लोक सेवा आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः संविधान और अधिनियम द्वारा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है, जिसे 20 दिसंबर 1985 को संशोधित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और महान्यायवादी। तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हों, के लिए होती है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। और डी ऑप्शन है, वे निष्पक्ष होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट टॉपिक है आपातकाल। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था कब जोड़ी गई है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा
कैबिनेट मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कर सकता है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही करेंगे, मौखिक सलाह पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में आर्थिक आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है। 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार और कभी नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं। और आप आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार और 1 प्रकार। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आंसर होगा सी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार की। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल और अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और थर्ड है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बिल्कुल गलत। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचित जाति और जनजाति। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, गृह मंत्री को, पिछड़ी हुई जातियों या जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को। तो आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पिछड़े वर्गों में विनिर्दिष्ट किया गया है क्योंकि इनका पिछड़ापन स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक सूची बनाए तथा राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने हेतु आदेश निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आंसर होगा डी। मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितने सीटें दी गई है? 45, 52, 30, 38। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के पूर्व अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें लोकसभा में आरक्षित थी। वर्तमान में परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ये याद रखिएगा आप लोग कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट टॉपिक है निर्वाचन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो आंसर हो जाएगा बी, निर्वाचन आयोग।
जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय चुनाव या निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल के नेता को और निर्वाचन आयोग को। तो आंसर हो जाएगा ए, सदन के अध्यक्ष को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह कानून वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अनुसार दल बदल से संबंधित मामले में संसद सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा और परिसीमन आयोग द्वारा। तो सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो है वह परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। और परिसीमन आयोग जो है वह निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर और मंत्रिमंडल की संस्तुति पर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल से महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह। सर्वोच्च न्यायालय के जज को भी महाभियोग के आधार पर ही हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं और किसके प्रतिवेदन पर? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन और टी स्वामीनाथन। तो भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। तो आंसर हो जाएगा डी, विधिक अधिकार। वोट देने का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार है और कहीं कहीं संवैधानिक अधिकार भी मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार एक विधिक और राजनीतिक अधिकार दोनों है। आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? मार्क्सवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यह भी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है यह राज्य पार्टी है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देने चाहिए? भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय
संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन। तो आंसर हो जाएगा बी 30 दिन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार अपदस्थ किया जाता है उसी प्रकार अपदस्थ किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, अर्थात महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना चाहिए? करना आवश्यक है? 3, 4, 5 और 6। तो आंसर हो जाएगा बी 4। किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो। उस राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। और सेकंड है, उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा है, वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, तभी जाकर के किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो उनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी चुनाव आयोग की भूमिका है। राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के अध्यक्ष, तो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में भी चुनाव आयोग की भूमिका है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष उनके सदस्यों के बीच से चुना जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ ही आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा पंचायती राज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।